एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ठीक है, तो आप नाम से समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होगा। यहाँ पे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का इन द फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है और कैसे होता है। क्लस्टर ऑफ प्रोटीन इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और वहाँ से जो है एटीपी यानी कि एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एटीपीएस। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज होगी। लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, हमने क्रैब साइकिल के बारे में भी पढ़ा था। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 एटीपी मिले थे, क्रैब साइकिल में भी हमें 2 एटीपी मिले थे। थर्ड स्टेप क्या होगा, ईटीसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये थर्ड स्टेप होगा। ग्लाइकोलाइसिस जो है, अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भले ही एरोबिक हो या एनोरोबिक हो, ये दोनों में ही होगा, लेकिन क्रैब साइकिल और ईटीसी में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी मिले, क्रैब साइकिल में भी 2 एटीपी मिले। ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल में हमें जो है NADH2 और FADH2 भी मिले थे। ठीक है, तो ज़्यादातर एनर्जी जो है इनके अंदर स्टोर हो गई थी, NADH और FADH2 के अंदर जो ज़्यादातर एनर्जी स्टोर हो गई थी, अब हमें यहाँ से एनर्जी मिलेगी। ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सबस्ट्रेट लेवल यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होकर के हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिली है। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्रैब साइकिल में कंप्लीट जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, क्रैब साइकिल तक ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। अब हमें एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी NADH2 और FADH2 से। ठीक है, NADH और FADH2, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि अब इनका ऑक्सीडेशन होगा और अब हमें इनसे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिससे हमें ऑक्सीडेशन से एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। कहाँ होगा ये प्रोसेस, ETC में। ठीक है, ETC आपको पता ही है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होते हैं, या आप बोल सकते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो, FMN यानी कि फ्लेवोप्रोटीन, FE.S यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विन जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, साइटोक्रोम, ये अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग फॉर्म होती हैं इसकी, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A3, A1 भी होता है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। These proteins are arranged into 4 कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, तो इनको जो है कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, बेसिकली कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्लेक्स 1, 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ये अरेंज होगा। आपको ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स कितने हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें प्रोटीन जो है वो अरेंज्ड होते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको जो है कॉम्प्लेक्स में अरेंज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 की। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स आता है उसमें प्रेजेंट है FMN यानी कि फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है, और इसमें FE.S यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे FE.S ही प्रेजेंट है, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन ही केवल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे साइटोक्रोम B, FE.S यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहाँ पे साइटोक्रोम C1 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम A3 यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको ये जो बीच में दिख रहे हैं, अगर हम बात करें यूबिक्विन की, जिसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया, ये को एंजाइम है, ये जोड़ने का काम करता है इनको। ठीक है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं है, को एंजाइम है ये। ठीक है,
अगर हम साइटोक्रोम सी की बात करें तो ये भी एक तरीके से इनको जोड़ने का ही काम कर रहा है। ऑल्दो ये प्रोटीन है लेकिन इनको जो है जोड़ने का काम कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास कितने हैं? केवल 4 है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सॉरी, अगर हम बात करें NADH की तो NADH जो है यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, NAD+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, जो कि एंटर कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में एंटर करने के बाद जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कोएंजाइम यानी कि यूबिक्विनाइन के अंदर। यहाँ पे जो है FADH2 ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड के साथ के अंदर जो है ट्रांसफ़र करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो FADH2 जो है इसका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है FADH+2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर गए हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड में, ठीक है। अब ये जो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्दर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम B, Fe.S यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है और देन फाइनली ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आ जाते हैं जहाँ पे साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा 2 हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, और बना लेगा वाटर। तो यहाँ पे वाटर जो है रिलीज हो जाता है। ये प्रोसेस होता है जब ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का, तब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। जब ये ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का स्टेप बाय स्टेप, तब यहाँ पे ATP रिलीज होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है, एवरी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन और मॉलिक्यूल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, फिर जैसे ही इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे ही इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो नेक्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर स्टेप में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, उसके बाद ये वापस से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे चलती रहती है हर स्टेप में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। वापस से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात करें तो ये क्या है? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ATP। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ पे जो है ATP यानी कि एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगी। ग्लाइकोलाइसिस में और क्रैब साइकिल में हमें 2-2 ATP मिले थे और बाकी के जो ज़्यादातर एनर्जी स्टोर हो गई थी NADH और FADH2 के अंदर, ठीक है। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पे हमें इनसे एनर्जी मिलेगी। FADH2 और NADH का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और सर्टेन एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है। कुछ वेरियस मॉलिक्यूल है जो कि ETC में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लेवोप्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनाइन, साइटोक्रोम, जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 कॉम्प्लेक्स में अरेंजमेंट होता है इन प्रोटीन्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनका अरेंजमेंट होता है। इन कॉम्प्लेक्स के अंदर सर्टेन प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। तो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि NADH जो है जो फर्दर यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो NAD+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं, ये एंटर करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से। और FADH2 जो है, जो कि क्या बनाएगा? FADH+2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज होंगे, जो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेकेंड से, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड से एंटर करेगा। NADH कॉम्प्लेक्स 1 से और ये कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर कर रहा है। देन फर्दर जो है इनका ट्रांसफ़र हो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो है वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जिस प्रोसेस से एनर्जी यानी कि ATP का सिंथेसिस होता है, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियो ऑस्मोसिस। अब ये केमियो ऑस्मोसिस क्या होता है? केमियो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल ये जो प्रोसेस है कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हम स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे दो जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, आउटर एंड इनर। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, ये जो आपको जूम करके दिखाया गया है ये पोर्शन कहाँ का है, ये है इनर मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन का डायग्राम यहाँ पे शो हुआ है। जो प्रोटीन्स हमने डिस्कस किए थे वो उन प्रोटीन का अरेंजमेंट कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इन प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे उन कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं तो इनका इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो NADH है वो एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स 1 से, और जो FADH है FADH2 वो एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, NADH जो है उसका ब्रेकडाउन होगा और NAD+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से एंटर कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये चेन चलेगी। ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ से होगा, कुछ इस तरीके से जो है ये फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 से बाहर की तरफ निकल जाएगा और यहाँ पे जो है वो कंबाइन कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, और वाटर यहाँ पे रिलीज़ होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ये तो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये कौन सा एरिया है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, उसके बाद आएगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पे क्रैब साइकिल चलती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही H+ आयन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है NADH का सिंथेसिस होता रहता है, तो यहाँ पे H+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं H+ आयन, ये बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके का चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ से जो है 4 हाइड्रोजन आयन या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ होंगे, यहाँ से 2 होंगे, यहाँ से भी 4 होंगे। तो इस तरीके से ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये जो जनरेशन होता है चार्ज का, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्लियर है। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो यहाँ वापस से अगर ये एंटर करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, तो इनके पास एक ही रास्ता है एंटर करने का, जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज प्रोटीन। ठीक है, डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, ATP सिंथेटेज प्रोटीन से ये एंटर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन आपको वापस से जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ADP जो है उसके साथ में ज्वाइन कर जाएगा फॉस्फेट, और यहाँ पे जनरेट होगी ATP। तो इस प्रोसेस से जो है ATP का जनरेशन होता है, और यहाँ पे इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है स्टेब्लिश होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन जो है वापस से एंटर करेंगे कहाँ पे, ATP सिंथेसिस से, और वापस मैट्रिक्स में एंटर कर जाएंगे। इस प्रोसेस से जो है ATP का सिंथेसिस होता है। क्लियर है, इस तरीके से बनती है ATP। तो ज़्यादातर जो है एनर्जी स्टोर होकर रहती है NADH और FADH2 के अंदर। ठीक है, 1 NADH = 3 ATP एंड 1 FADH = 2 ATP। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 32 और 34 ATP जो है प्रोड्यूस होती है। 32 और 34 हमने क्यों बोला कि कभी कभी ग्लाइकोलाइसिस से जब पायरुवेट बनता है तो वो जब एंटर करता है क्रेब साइकिल में, तो कभी कभी वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो 2 ATP वहाँ पे खर्च हो जाते हैं। तो या तो 34 ATP बनते हैं या फिर 32 ATP यहाँ पे रिलीज होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिले थे 2 NADH। ठीक है, अभी हमने देखा
1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 NADH मिले थे, मतलब कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6 ATP यहाँ पे हमें मिल गए हैं, ठीक है। और हमें क्रैब साइकिल में मिले थे 8 NADH, ठीक है, 8 × 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया 24, तो टोटल हमें 30 ATP मिल गए हैं, ठीक है। और FADH की अगर हम बात करें, FADH2 की हम बात करें, तो 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। क्रैब साइकिल में हमें 2 FADH2 मिले थे, यानी कि 2 FADH2 इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो टोटल हमें कितने मिले, 30 + 4 इज इक्वल टू 34 ATP यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। ETC के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर टोटल 34 ATP यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से ये है जो प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।